हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है नॉर्मलता पढ़ रहे थे और नॉर्मलता के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे उपयोग हो रहा था किसका, संयोजी कारक का। ठीक है, और हम लोगों ने संयोजी कारक की गणना भी शुरू कर दी थी और अम्ल सबसे पहले उठाए थे। और अम्ल के अंदर हम लोगों ने देखा, हम लोग नॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं और नॉर्मलिटी के अंदर वैलेंसी फैक्टर पढ़ रहे हैं। और जो वैलेंसी फैक्टर है उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं एसिड के लिए। ठीक है, तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर जो है हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेसेबल H+ आयन। ठीक है, किसी भी एसिड में से जितने H+ आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। क्लियर। तो एसिड के अंदर हम लोगों ने H3PO4 वाला लास्ट एग्जांपल देखा था, है ना। H3PO3 और H3PO2 वो लास्ट एग्जांपल देखा था। उसके बाद में एक एग्जांपल बाकी है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपका जो एग्जांपल है एसिड में वो है बच्चों, ध्यान से देखना, BOH होल थ्राइस। ठीक है, दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक तरीके से बेस है, लेकिन ये बेस नहीं है, ये एसिड ही है। लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है इसका, है ना। और रियल में जो इसको लिखा जाता है वो लिखा जाता है H3BO3। इट इज नोन एज बोरिक एसिड। इसको बोरिक एसिड कहा जाता है बच्चों, ये है बोरिक एसिड। ठीक है, H3BO3 इट इज बोरिक एसिड। ओके, तो ध्यान से देखना। अब देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पे 3 हाइड्रोजन है, इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो 3 होना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसेबल 3 हो सकते हैं, लेकिन नहीं है, 3 नहीं है इसका, है ना। 3 तो कतई नहीं है बिल्कुल भी। ओके, दूर दूर तक भी नहीं है ना, दूर के चाचा ताऊ में भी नहीं है इसके तो। ओके, तो बोरिक एसिड का हमें निकालना एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना, केमिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो आपको आनाकानी कर रहा हो, नाटक कर रहा हो प्रॉपर्टी दिखाने में, तो उसको उठाओ और उठा के पानी में डाल दो और होली खेल लो उसके साथ। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा कोई कंपाउंड है जो अपनी प्रॉपर्टीज को छुपा के रख रहा है, वो आपको नहीं बता पा रहा है ना, यार बताना नहीं चाहता, तो आप क्या करो, उसको पानी में डाल दो। तो हम लोग क्या करेंगे, H3BO3 को भी पानी में डालेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको ऐसा दिख रहा होगा कि सर आपने कल बताया था कि देखो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाने की कोशिश करो आप तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना, रफ स्ट्रक्चर। आप बोलोगे सर आपने कल कहा था कि जो भी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, है ना, वो डिस्प्लेसेबल हो सकते हैं, है ना कल, क्योंकि H3PO4, H3PO3 और H3PO2 के केस में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर जो H+ है वो डिस्प्लेसेबल कौन से थे, जो सीधे ऑक्सीजन से जुड़े हुए थे, और जो फॉस्फोरस से जुड़े हुए थे वो डिस्प्लेसेबल नहीं थे। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको अगले चैप्टर्स में बताऊंगा, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, इसको देखना है। अब आप बोलेंगे सर कल तो आपने क्या बताया था, आज तो आप बोल रहे हो यहाँ पे डिस्प्लेसेबल नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसके पीछे कारण ये है, रीजन ये है कि वहां पे डिस्प्लेसेबल इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पे जो सेंट्रल एटम था वो बेचारा गरीब नहीं था। ठीक है, यहां पर जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, ये गरीब इंसान है। गरीब इंसान क्यों है, अगर इसके चारों तरफ अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखो तो सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ये देखो, अगर इसके चारों तरफ आप इलेक्ट्रॉन्स देखो तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ही नहीं है। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो स्टेबल होता है क्या, नहीं होता। और जो खुद ही स्टेबल नहीं है वो बेचारा क्या देगा, किसी को नहीं देगा। क्लियर। तो यहां से H+ जो आयंस हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो फिर हम लोग इसको डालते हैं पानी में। जैसे ही हम लोग इसको पानी में डालेंगे, H3BO3 को हम लोगों ने क्या करा, पानी में डाल दिया। लो जी भाई, पानी में डाल दिया। और पानी में क्या होते हैं, पानी में होते हैं H+ आयंस और OH- आयन। क्लियर। अब होता क्या है कि जो बोरोन है इसके पास में होता है एक ऑर्बिटल, जिसमें OH- क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डाल देता है और यहां पे एक बॉन्ड बना लेता है जिसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, या बाद में पढ़ोगे। ओके, तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है
किस टाइप का? इस टाइप का, BOH4 -1, सॉरी माइनस। क्लियर? ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है यहां पे। ओके, प्लस बचा क्या? H+। कैसे बचा भाई? वाटर में से OH- तो इसके साथ जुड़ गया H3BO3 के साथ में, और बचा क्या? H+। तो अब मैंने आपको एसिड में जब वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखाया था तो वहां पे लिखवाया था डिस्प्लेसेबल H+ आयन और एक्सेप्टेबल डिस्प्लेसेबल H+ आयन और एक्सेप्टेबल OH- आयन। तो यहां पे कितने OH- आयन एक्सेप्ट हो रहे हैं? 1। तो H3BO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। बोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। ओके, क्लियर? क्लियर कट है बिल्कुल? ऐसे कैसे देखना है। अब क्वेश्चन में आपसे कोई पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि भाई ये H+ कहां से आ रहा है? ये H+ क्या H3BO3 से आ रहा है? नहीं, ये H+ H3BO3 से नहीं आ रहा। ये H+ कहां से आ रहा है? वाटर से आ रहा है ना? वाटर से OH- इसने एक्सेप्ट कर लिया, बचा क्या? H+। ठीक है, तो H+ जो ये है इट इज फ्रॉम वाटर, ये वाटर से निकल के आ रहा है। अब चाहे आप इस रिएक्शन को देख के देख लो कि कितने H+ रिप्लेसेबल है, तब भी एक ही आ रहा है। कितने OH- एक्सेप्टेबल है? एक ही आ रहा है। तो कुल मिलाकर H3BO3 जो बोरिक एसिड है उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1 होगा ओनली। ओके, ठीक है। ये जो BOH4- है ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स आयन है, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पढ़ाएंगे आपको इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है इसके बाद में ये स्टेबल हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बार किसी कंपटीशन में, मुझे कंपटीशन का नाम पता नहीं है, बस क्वेश्चन देखे हुए, तो किसी कंपटीशन में इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर शेप जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ाएंगे आपको आगे जाके। ओके, चलिए, ये था हमारे पास एसिड के लिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे बेस के लिए एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए, सेकेंड, बेस, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन फॉर बेस। तो बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन कैसे की जाती है? जिस तरीके से एसिड में हम लोगों ने देखा कि एसिड के लिए रिप्लेसेबल H+ आयन देखते हैं, उसी तरीके से बेस के लिए हम लोग देखते हैं रिप्लेसेबल OH- आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो बेस के लिए हम लोग क्या देखते हैं? रिप्लेसेबल या फिर डिस्प्लेस्ड? रिप्लेसेबल ही कर लो, रिप्लेसेबल OH- आयंस और एक्सेप्टेबल H+ आयन। ठीक है, ये और लिख के हम लोग लिखते हैं ना, ये एक्सेप्शंस के लिए लिखते हैं। जनरली रिप्लेसेबल OH- आयन को कैलकुलेट करने से आप वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया हम लोगों ने, कोई सा भी बेस ले लो, मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, है ना। NaOH को जब हम लोगों ने आयनाइज करने की कोशिश की तो यहां पर Na+ आयन बना और OH- आयन बना। अब चूंकि ये जो कंपाउंड आपको दिया गया है बेस, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कोई भी कंपाउंड तभी हो सकता है जब वहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या हो? टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 है, नेगेटिव चार्ज भी 1। यहां पर जो रिप्लेसेबल OH- आयन है वो कितने हैं? 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका वैलेंसी फैक्टर सिंपल सा है, 1 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ध्यान से देखो। मैग्नीशियम जो एलिमेंट है इसके ऊपर जो वैलेंसी है वो +2 होती है, ये तो आपको पता होगा। मतलब यहां पर हमें ये तो पता चल गया, क्योंकि मैग्नीशियम एक ही है, हमें ये पता चल गया कि यहां पर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो +2 है। हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 होता है, इसका मतलब 2 हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। क्लियर? तो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन कितने हो गए? 2। वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका? 2। इस तरीके से निकालेंगे। तीसरा,
जैसे मैंने यहां पे लिया Al2SO4 होल थ्राइस, मुझे इसके अंदर देखना है कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट बोलेंगे इसको, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। तो देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है बच्चों, ठीक है। और एक एल्यूमिनियम पे जो वैलेंसी होती है वो होती है +3, तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है और एक एल्यूमिनियम पे जो वैलेंसी है कितनी होती है, +3, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख लिया। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पे बताइए, +6 है। एक एल्यूमिनियम पे +3, 2 पे कितने +6, तो इसका मतलब सल्फेट आयन जो होता है उस पर चार्ज होता है -2, है ना। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब -6 आएगा। इसका मतलब 3 सल्फेट आयन है, देखो 3 सल्फेट आयन है, क्लियर। तो 3SO4 2-। ओहो सॉरी, हम तो सीधे सोल्ट लेने चल गए। एग्जाम्पल सोल्ट का कर दिया मैंने, है ना। आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम +3 OH-। सॉरी बच्चों, है ना, मैंने सोल्ट का एग्जांपल ले लिया। अभी तो आपको बेस ही पढ़ा रहे हैं ना। तो बेस ये रहा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH- रिप्लेसेबल है वहां से 3, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा बच्चों। ओके चले आगे। अब देखो हम लोगों ने ये सिंपल बेस देख लिए, एक मैं आपको ऐसा बेस बता रहा हूं जिसमें OH- है ही नहीं। जैसे एग्जांपल लिखो, अमोनिया। अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया इज अ लुईस बेस। एक साइंटिस्ट थे, अमोनिया के बारे में उन्होंने कहा इट इज अ लुईस बेस। ये क्या होते हैं सब पढ़ोगे आप, इट इज अ लुईस बेस, है ना। NH3, अमोनिया किस क्या क्या बोलते हैं, NH3। अब हम लोग बोल रहे हैं कि रिप्लेसेबल OH- आयन देखने से आपको बेस का वैलेंसी फैक्टर पता चल जाएगा, लेकिन यहां पर तो NH3 है, यहां पर तो OH- आयन है ही नहीं। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी कंपाउंड ऐसा हो जो आपको प्रॉपर्टी दिखाने में नाटक करे तो उसको उठा के पानी में डाल दो। इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। इसको पानी में डाला, H2, H2O में होता है क्या, H+ आयन और OH- आयन, ठीक है। NH3 जो होता है ना बच्चों, इसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करता है, यहां से यहां तक एक बॉन्ड बनाता है H+ तक, ठीक है। और किस तरीके से फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है अमोनियम आयन। इट इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन, NH4+ आयन, ठीक है। तो H+ के साथ में अमोनिया ने बॉन्ड बना लिया, इस बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पढ़ोगे बाद में जाके, ठीक है। बचा क्या, OH- आयन, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में OH- आयन। तो अब चाहे आप कैसे भी कर लो, इस NH3 ने क्या एक्सेप्ट किया है, H+ आयन, और वो बेस जो H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं वो इसका क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर कितने करता है ना। तो NH3 ने कितने H+ आयन एक्सेप्ट किए, 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया बच्चों, क्लियर। दूसरी चीज आपसे पूछ सकते हैं कि ये OH- आयन कहां से आया है। ये तो मेरे पास में आ गया क्या, अमोनियम आयन, और आपसे पूछ सकते हैं ये OH- आयन कहां से आया, तो ये OH- आयन आया है फ्रॉम वाटर। अब रिएक्शन में आपको ऐसा दिख रहा है कि रिप्लेसेबल OH- आयन कितने दिख रहे हैं वहां पे, 1, तब भी वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1 ही है। तो वाटर से आया ये OH- आयन, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, क्लियर। तो ये बेस के लिए था। अगला देखो, फॉर सॉल्ट, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन फॉर सॉल्ट। फॉर सॉल्ट वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो। जैसे मैं सोल्ट का एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम क्लोराइड। Sodium chloride is a salt and ionic compound, and the ionic compound is a neutral if total positive charge is equal to total negative charge. Clear? तो इसको अगर आप देखोगे तो यहां पर Na+ आयन प्लस Cl- आयन, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, 1 1 ही आ रहा है तो 1 ही आएगा। क्लियर, दोनों में से एक ही चीज देखना है, दोनों को ऐड मत कर देना तो सत्यानाश हो जाएगा। अगला देखो एग्जाम्पल,
MgCl2 Mg प्लस 2 आयन प्लस 2Cl माइनस आयन, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, तो ये थी सोल्ट की कैलकुलेशन। सोल्ट में हम लोग इस तरीके से करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक छोटा सा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में हमें क्या करना है? रिलेशन निकालना है। तो ध्यान से देखो, हम लोगों ने देखा कि जो नॉर्मलिटी बराबर होता है उसका फॉर्मूला W, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट EW। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये देखा था हम लोगों ने नॉर्मलिटी में, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000, यही था हमारे पास में। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? EW को ओपन करेंगे तो n बराबर हो जाएगा आपके पास में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हमें पता है क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, उसको यहां पे पुट करो तो इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। आपके पास में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इनटू 1000। ये आपके पास में हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वैलेंसी फैक्टर को ऊपर ले जाएंगे तो n बराबर आपके पास में आएगा W अपॉन mW इंटू V वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, और यहां पर आपके पास में आया वैलेंसी फैक्टर। अब इसको ध्यान से देखो, आपको एक फॉर्मूला निकल के आएगा क्या? ये ध्यान से देखो इसको, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? मोलारिटी का। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो गया? मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर? n बराबर m इंटू वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर, ये आपके पास में रिलेशन आया इन दोनों के बीच में। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको मोलारिटी दी हुई है तो आप इजीली वहां पे नॉर्मलिटी निकाल सकते हो बिना किसी W MW इन सब के। क्लियर? तो देखो जैसे क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 मोलार H3PO3 सॉल्यूशन। H3PO3 सॉल्यूशन, इसकी आपको क्या निकालनी है? नॉर्मलिटी निकालनी है। अब देखो आपको एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मोलारिटी, और उसकी वैल्यू कितनी है भाई? 0.1 m। क्लियर? और पूछा क्या है? नॉर्मलिटी। आपको रिलेशन पता है कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। H3PO3 इसका वैलेंसी फैक्टर हम लोग कल कैलकुलेट कर चुके हैं, जो आता है 2, है ना? 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं लेकिन 3 में से सिर्फ 2 ही H+ रिप्लेसेबल है। उसमें एक हाइड्रोजन जो है सीधा फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। कल मैंने इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब बता दी। तो वैलेंसी फैक्टर 2 आया तो नॉर्मलिटी निकल के यहाँ पे कितनी आई? 0.1 कंसंट्रेशन डाल दी इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, तो नॉर्मलिटी आ गई आपके पास में 0.2 नॉर्मल। क्लियर? तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो ये हुई हमारी नॉर्मलिटी खत्म। कल जो है हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं यहाँ से, क्योंकि न्यूमेरिकल कम किए हम लोगों ने, कल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं हम लोग। पढ़ते रहिए आप। थैंक यू वेरी मच।